नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैंप कार्यालय में धनौल्टी के विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रीतम पंवार, तो वहीं रायपुर से विधायक उमेश शर्मा कऊ और विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मुलाकात की। और जहां इस दौरान सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों और स्थानीय मुद्दों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। जहां बैठक में क्षेत्रीय विकास, जनहित की योजनाओं के क्रियान्वयन और लंबित परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों को आश्वस्त किया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होने दी जाएगी, तो वहीं जनहित से जुड़े मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। और जहां इस अवसर पर चिकित्सा विभाग में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी, फार्मिस्ट, तो वहीं प्रयोगशाला सहयोग करने वाले सहायकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। जहां कुल 243 युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री की ओर से दी गई। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को समानता देते हुए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय हुई है। जहां राज्य सरकार अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान कर चुकी है और आगे भी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। देहरादून में कांग्रेस ने नीट की परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि एनटीए लगातार बड़ी परीक्षाएं कराने में विफल साबित हो रही है और फिर भी इसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जा रही है। और जहां कांग्रेस ने इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की, तो साथ ही साथ कांग्रेस ने आगे कहा कि एनटीए का वित्तीय ऑडिट होना चाहिए और उसे समाप्त किया जाना चाहिए। जहां साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी तत्काल बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है। तो वहीं पार्टी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक एनजीओ है जो 2017 में बनी और उसमें तमाम भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग काबिज रहे। दुर्भाग्य यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार एग्जाम फेल होते चले गए, उसको किसने ऑथराइज किया, किसने ताकत दी कि आप इतने बड़े बड़े एग्जाम करेंगे? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया? क्या पीएमओ ने दिया? क्या कैबिनेट ने दिया? हमारी कुछ मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि एनटीए को स्क्रैप कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, इसका फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, वो एक फेल शिक्षा मंत्री हैं। साथ के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सीबीआई इसकी जांच करे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सोना न खरीदने की अपील के बाद सरकार के द्वारा लिए गए नो व्हीकल डे जैसे फैसलों पर भी सवाल उठाए हैं। जहां उनका कहना है कि सरकार को जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि आखिर किस प्रकार का संकट आने वाला है और सार्वजनिक परिवहन समेत वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। जहां सुमित हृदयेश ने कहा कि मौजूदा हालातों को देखकर लोगों में आशंका पैदा हो रही है कि देश किसी गंभीर संकट की ओर बढ़ रहा है। नहीं, देखिए, ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मार्च में ही बोल दिया था
कि देश पे आर्थिक संकट आने वाला है। वैश्विक परिस्थिति को समझना सरकार की दूरदृष्टि होनी चाहिए और मुझे लगता है कि संकेत मिल चुका है कि युद्ध दोबारा प्रारंभ होने वाला है। और ये देखिए, विश्व शांति के लिए भी मैंने पहले भी कहा है, शांति दूतों की कमी हो चुकी है। वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियाँ जो उत्पन्न हो चुकी हैं, कहीं पे भी लगता ही नहीं है कि शांति के विचार लेकर कोई भी व्यक्ति या नेता आगे बढ़ रहा हो। तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि इजरायल और अमेरिका के दबाव में ये युद्ध पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। इसलिए कि सीधी साफ बात है, और भारत की कूटनीति कहाँ पे इसमें विफल रही है, इस पर भारत की सरकार को बहुत चिंतन करना चाहिए कि हम रूस से तेल क्यों नहीं ले सकते, क्यों हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ रही है, क्यों इजरायल के दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और इसका सीधा सीधा असर जो आम जनमानस पर होगा, वैसी प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, आह्वान करा है। उन्होंने जैसे कहा कि सोना मत खरीदिए 1 साल तक। तो सराफा व्यापारी और इन सब लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर एक मीटिंग बुलाकर पहले उनसे डिस्कशन करके शायद ये अगर घोषणा वो करते या बोलते तो बेहतर होता। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नीट की परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जहां प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है, जिससे कि लगभग 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो वहीं उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं में भारी असंतोष है। कांग्रेस के नेताओं ने आगे आरोप लगाया है कि सरकार 2015 से अब तक निष्पक्ष परीक्षाएं कराने में पूरे तरीके से असफल रही है और जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। तो उनका कहना है कि सरकार बैकडोर एंट्री के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जिससे कि आम छात्रों को निराशा और चिंता उनके लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि पिछले दिन नीट का पेपर लीक हुआ, आज उसके बिहार में हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमने बीजेपी का पुतला फूंका। पिछले 3 सालों से ये सरकार एक नीट का एग्ज़ाम नहीं करा पा रही, तो ये सरकार देश का चलाएगी। आप देख सकते हैं कितने युवाओं का भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ करा है। एक बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम के दौरान, जब वो पेपर दे के बाहर निकलता है तो बहुत एक रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये सरकार ने उनको इतना प्रताड़ित कर दिया, उनके ऊपर एक मानसिक दबाव ला दिया, उनके परिवारों के ऊपर दबाव ला दिया है। तो ये सरकार एक जिम्मेदारी नहीं लेती है। पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ये नीट की परीक्षा जो लीक हुई है और उसके प्रति जो आक्रोश युवा लोगों में है वो कहीं ना कहीं सड़क पर आया है। हम सब लोग उसका बड़ा विरोध भी करते हैं और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कम से कम 22 लाख से ज़्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लग गया है। उन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी और ख़ासकर उन बच्चों ने जिनका परिवार जो है बिल्कुल सामान्य परिवार के लोग होंगे, उन्होंने किस तरह से मेहनत करके उस मुकाम को पहुंचने की कोशिश करी होगी, लेकिन चंद लोगों की वजह से ये पेपर लीक हो गया है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जहाँ शिक्षा का स्तर हमारा आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए थी, वहाँ पर आज पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य का विषय है। तो कालाडूंगी कोतवाली में एक महिला के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें कि ऑनलाइन जाली दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए महिला को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगी की गई। आपको बताते चले कि साइबर ठगों ने खुद को वास्तविक अधिकारी बताकर महिला को भ्रमित किया और उससे करीब 2,05,000 रुपए विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए गए। जहां मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पीड़िता को थाने बुलाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और जहां अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस ने जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई थी उन्हें भी तत्काल फ्रीज करा दिया है। समय पर भारत सरकार द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी रहती है कि जो साइबर ठग है उनसे बचें और अनजान नंबर को क्लिक ना करें। ऐसा ही केस थाने कालाडूंगी में हुआ है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस संबंध में विचारणा की जा रही है। मेरा लोगों से अपील है कि अगर कोई इस तरह से अनजान नंबर से कॉल आए या लिंक आए तो तुरंत 1930 को नंबर डायल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें या संबंधित जो नियरेस्ट थाना है वहाँ। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पैड़ी क्षेत्र में स्थित मोती बाजार में बिना लाइसेंस के एयर पिस्टल बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। और जहां शिकायत मिलने के बाद एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में जांच अभियान को चलाया गया, जिसमें 2 दुकानों पर अवैध रूप से एयर गन की बिक्री पाई गई है। तो वहीं जांच में दुकानदार आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका, और जिसके बाद प्रशासन ने दोनों दुकानों को सील कर दिया है। तो वहीं एसडीएम ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस के हथियार या फिर अन्य अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरीके से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ दुकानदारों द्वारा एयर गन्स की सेल परचेज़ की जा रही है और उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने जांच करी और जांच में पाया गया कि 2 दुकानदार मोती बाज़ार में ऐसे थे जिनके पास एयर गन्स रखी हुई थी, उसकी सेल परचेज़ वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैध लाइसेंस आर्म्स एक्ट के तहत नहीं था। तो इसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो लीगल लाइसेंस के साथ करें, और विदाउट लाइसेंस अगर इस तरह की कार्रवाई की जाए होगी तो उस पर कार्रवाई की जाए। खबर हरिद्वार से ही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील का असर अब प्रशासनिक स्तर पर भी दिखाई देने लगा है। जी हां, आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सरकारी वाहन का उपयोग छोड़कर पैदल ही कार्यालय पहुंचकर एक उदाहरण पेश किया, और जहां उनके इस कदम के बाद अन्य अधिकारी भी पैदल और साइकिल से दफ्तर आने के लिए प्रेरित हुए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अधिकारियों को सरकारी वाहनों का कम से कम उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्वयं आगे भी पैदल कार्यालय आने की बात कही, और जहां आम लोगों से भी ईंधन की बचत और अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने की अपील की गई। खबर हरिद्वार से है, जहां बुग्गावाला थाना क्षेत्र में उत्तराखंड में लागू समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी के तहत देश का पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। जहां आपको बता दें कि यह मुकदमा ट्रिपल तलाक, हलाला, दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। और जहां पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस को दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, और जहां दहेज की अतिरिक्त मांग भी की जाती थी, तो वहीं विरोध करने पर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने 3 तलाक देकर संबंध खत्म करने और हलाले के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, और जहां पुलिस ने गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामले को दर्ज करते हुए जांच जारी कर दी है। एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम इसमें इसके तहत ये FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए, और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है 7 अभियुक्तों के खिलाफ। हरिद्वार पुलिस लाइन और रोशनाबाद में पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के लिए अत्यधिक सुविधा से युक्त हेल्थ क्लब का निर्माण किया जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर की पहल और सांसद निधि से मिली सहायक राशि के सहायता के जरिए करीब 24.95 लाख रुपए की लागत से हेल्थ क्लब हॉल को तैयार किया जाएगा। जहां आपको बता दें कि बुधवार को आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी वहां पहुंचे, और जहां यह भूमि पूजन किया गया, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पुलिस लाइन में फिटनेस सुविधाओं के विस्तार के लिए सहयोग का आभार जताया। मैं जब से राज्यसभा सांसद बना हूं, मैंने पहले भी हरिद्वार जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क ये सांसद निधि से बनवाए हैं, जिसमें महिला पुलिस के लिए और महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक अलग से स्थान बने। उसी क्रम में आगे सुझाव आया कि पुलिस के जवानों की फिटनेस बराबर बनी रहे, उसके लिए हेल्थ क्लब ये बने,
तो उसके जो भवन मेरी सांसद निधि से करीब 25 लाख रुपए का बनेगा, और उसमें और उसके बाद जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सब उपकरण आएंगे। तो उसके आज भूमि पूजन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये राज्यसभा सांसद हैं जो हमारे, उन्होंने पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में व्यायामशाला, एक जिम जो है वो सांसद निधि से हमें दिया है, तो उसका शिलान्यास भूमि पूजन था। तो उसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी और माननीय चेयरमैन जो है हमारे नगर पालिका के भूमि पूजन में यहाँ पे आए थे। और इसमें जो एक व्यायामशाला बन रही है और उसमें बाद में फिर इक्विपमेंट भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो। खबर हल्द्वानी से है, जहां ईंधन बचत को लेकर एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां नैनीताल के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने सरकारी वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय पहुंचकर संदेश दिया है। जी आपको बताते चलें कि वह अपने गनर के साथ बाइक पर निकले और जहां रास्ते में क्षेत्र का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया गया, तो वहीं एसएसपी ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग ना करें और ईंधन बचाने में सहयोग करें। उनके इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में सकारात्मक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां हर्रावाला क्षेत्र में परिवहन विभाग के एक इंस्पेक्टर पर कथित रिश्वत लेने के आरोप में हड़कंप मच गया। जहां आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में हर महीने 8,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए और जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। तो वहीं आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग ने संबंधित इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और जहां जांच समिति भी गठित कर दी गई है। उचित कार्रवाई करी है, निलंबन किया है उसका, जिसने ऐसी कार्रवाई करी और जो भी इसमें संलिप्त होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और एक जांच समिति मेरे द्वारा बना दी गई है। इस तरह के जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनमें हम लोग किसी भी तरह से, मैं सोचता हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी सही कार्य करेगा उसको सस्पेंड तो कराया जाएगा, साथ साथ टर्मिनेट भी करा जाएगा। इन्होंने बोला कि आइए दरोज रसमलाई खा लीजिए। मैंने चल भाई, परिचित है तो पहले से। इनकी गाड़ी वाड़ी आती जब चेकिंग में तो कहते भाई जी देख लो इस पे आज लाइसेंस ऑफिस पे छूट गया। मैंने चलो हम देख लेते हैं, आप बस फोटो दिखा दीजिए, मान लेंगे, जबकि डिजी लॉकर में मानने होता है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने रसमलाई खिलाई, वीडियो में आप देख सकते हैं। अब मैं बैठा रहा, इन्होंने बेचारों ने बंद कर दिया बाहर से शटर। मैंने कहा यार क्या हुआ, नहीं सफाई चल रही है शायद शटर पे ना। मैंने चलो कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जब 10 मिनट हो गए मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये क्या आफत आ गई और पूरा तामझाम जोड़ रखा है इन्होंने। बढ़िया लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा ये बढ़िया इशू है, आपके लिए लिखा है, कैसा लग रहा है? हाँ ना, बहुत बढ़िया लिख रहा है। अच्छा लिखा हुआ ना, सच लिखा हुआ झूठ लिखा हुआ? अरे भैया मैं तो यूँ सोच रहा हूँ सबको वर्दी वाले ही दिखते हैं। मैं तो कमाल मान रहा हूँ, बस एक इशू दिखना चाहिए वर्दी वाला। अभी यहाँ पर खोला जा रहा है उसको, अब देखिए। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है इनके, पता नहीं क्यों बुलाए। ये जो है जिन पे अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां प्रदेश सरकार की मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ध्रुव रौतेला ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत और विभिन्न मीडिया के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रसार के कारण हर कोई स्वयं को पत्रकार बताकर कार्य कर रहा है और जिससे कि कई बार प्रशासनिक कामकाज में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं और अधिकारियों की ओर से भी शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पत्रकार के लिए एक नई नियमावली तैयार करने की दिशा में काम किया जाए और जिससे कि पत्रकारिता व्यवस्था में सुधार आएगा। ये हमारा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, पत्रकारों से कंधा मिला के कार्य करेगी। आपके दुख दर्द के लिए हम खड़े हैं और मैं शुरू से जैसा कह रहा हूं कि हम तहसील स्तर तक जाएंगे, तहसील स्तर तक के पत्रकारों से संवाद करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होगी उसको सरकार दूर करेगी। साथ ही जो हमारा विभाग है इसका नाम है सूचना एवं जनसंपर्क। सूचना आप लोगों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म, अब तो पोर्टल चल गए हैं, पहले टेलीविजन अखबार रेडियो ही होता था, इसके माध्यम से सरकार देती है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क। जनसंपर्क को भी हम बहुत मजबूत करेंगे। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको हम दूरस्थ, जैसा कि हमारे पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियां विभाग काम करेगा और निश्चित रूप से
उत्तराखंड में तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।